नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 के एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 3, जिस चैप्टर का नाम है उष्मा। आपको बता दें कि बच्चों इस चैप्टर में अभी तक हमने उष्मा के बारे में आधा से अधिक टॉपिक कंप्लीट, और आज आपको हमने बता दें कि अपने पहले वाले वीडियो में हमने प्रयोगशाला तापमापी और थर्मामीटर के बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे उष्मा का स्थानांतरण। उष्मा का स्थानांतरण कैसे होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी तक हमने थर्मामीटर का उपयोग करना सीखे थे और प्रयोगशाला तापमापी का उपयोग कहाँ और कैसे होता है उसके बारे में सीखा था। आज हमारा जो टॉपिक है उष्मा का स्थानांतरण, आपको पता है उसमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे स्थानांतरण होता है उसके बारे में देखेंगे, ठीक है। एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में स्थानांतरण उष्मा का कैसे होता है, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। आपको पता है सामान्यतः आपने देखा होगा बच्चों कि जब किसी बर्तन को हम ज्वाला पर, जैसे ही किसी बर्तन को हम गर्म करते हैं, ज्वाला पर रखते हैं या गर्म करने के लिए रखते हैं, तो क्या वो तप्त हो जाती है, गर्म हो जाती है। इसके कारण उष्मा ज्वाला से बर्तन में क्या चली जाती है। आपको बता दें, जैसे आपने देखा होगा घरों में जब खाना बनाते हैं तो हम गर्म खाना बनाने के लिए जैसे हम कढ़ाई को किसी ज्वाला पर, मतलब गैस पर रखते हैं, फ्लेम ऑन कर देते हैं, तो जो ज्वाला होती है क्या होती है, ज्वाला से जो ज्वाला होती है क्या होती है, हमारी गर्म बर्तन में क्या बर्तन में प्रवेश करने लगती है, जिससे हमारा बर्तन क्या गर्म हो जाता है, गर्म हो जाते। जब तक बर्तन को ज्वाला से हटा लेते, जैसे ही हम बर्तन को हटाते हैं तो क्या होता है, वो धीरे धीरे ठंडा हो जाती है। क्या करती है, आपको बताते हैं कि जैसे ही हम गर्म बर्तन को जमीन पर ठंडा करने के लिए जमीन पर रख देते हैं, तो क्या करते हैं, वो धीरे धीरे ठंडा हो जाती है। यह ठंडा क्यों हो जाता है, आप सोचो बच्चों, जैसे ही हम उसको तो ज्वाला पर, जैसे ही गैस पर रखा तो वो गर्म हो गई, और जैसे ही हम गर्म गर्म बर्तन को बर्तन को ज्वाला से हटा लेते, जैसे ही हम गैस पर से हटा लेते तो क्या धीरे धीरे ठंडा होने लगती है। ये ठंडा क्यों होती है बच्चों, कभी आपने इसके बारे में सोचा? आपको बता दें उष्मा बर्तन से परिवेश की ओर क्या स्थानांतरित, आपको बता दें जो उष्मा है बर्तन से परिवेश की ओर स्थानांतरित हो जाती है। इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि दोनों स्थितियों में उष्मा गर्म वस्तु से ठंडी की वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। आपको बता दें कि उष्मा क्या होती है, गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है, ठीक है, प्रवाहित होती है। वास्तव में उष्मा सदैव गर्म वस्तु से अपेक्षाकृत ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। आपने देखा होगा कि जिस वस्तु, आपको बता दें, जो हम कढ़ाई गर्म करने के लिए जो गैस पर रखे, तो वो गैस, जब हम गैस को बुताकर जैसे ही वस्तु पर जमीन पर रखते तो क्या होता है, जहाँ आसपास का जो जमीन होता है वो गर्म होने लगता है, धीरे धीरे गर्म होने लगता है। आपको पता है कि जो उसमें जो हमारे जो बर्तन कढ़ाई हो गया गर्म है, जो हमारी जमीन है क्या होती है, वो क्या ठंडी है। इसीलिए जैसे ही आपको जमीन पर रखते हैं तो जो आपको पता है कि उसमें क्या होती है, गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु के पड़ते, तो ऐसे ही जो हमारा कढ़ाई हो गया उसमें वो गर्म है, और जैसे ही कढ़ाई हमको जमीन पर हम रखते हो क्या होता है, ठंडी होना स्टार्ट हो जाए। आपको पता है कि जो उष्मा है कि गर्म वस्तु से ठंडी, उसी तरह वो जमीन से, बर्तन से जमीन में समाहित हो जाती है, ठीक है। पहले जानना चाहती है कि क्या इसका अर्थ यह है, इसका यह अर्थ है कि यदि दो वस्तुओं का ताप समान हो तो उसमें स्थानांतरित नहीं होगी। अब उसमें पहली सोचती है कि दोनों वस्तु गर्म है तो उसका दोनों वस्तुओं का जो टेम्परेचर है क्या वो समान हो तो उसमें स्थानांतरित नहीं होगी। अब उष्मा किस प्रकार स्थानांतरित होती है ये इसके बारे में खोजिए। इससे पहले उष्मा स्थानांतरित कैसे होती है, थोड़ा इसके बारे में थोड़ा क्रियाकलाप को रहते हैं, थोड़ा समझ लें, ठीक है। जैसे आपको बता दें, एल्युमिनियम या लोहे की जैसे एक धातु की एक छड़ लेना, क्या करना है आपको बता दें, जो एल्युमिनियम या लोहे की जैसे किसी धातु की एक छड़ अथवा चपटी पट्टी लेना है। क्या करना है, धातु की चपटी पट्टी लेना, छड़ पर मोम के छोटे छोटे टुकड़े चिपकाना। क्या करना है, जो मोमबत्ती होती है उनके टुकड़ों को छोटा छोटा क्या छड़ पे चिपका देना है। एक टुकड़े को लगभग समान दूरियों पर होना चाहिए, जो मोम है उसको क्या करना है, एक समान दूरी पर चिपकाना होगा, जैसे फिगर में दिखाया गया है यहाँ पे। छड़ के एक सिरे को एक प्रयोगशाला स्टैंड पर कस देना है। जैसे ही आपको प्रयोगशाला स्टैंड ना मिले तो आपके घर में बच्चों, आपको इस प्रैक्टिकल करने के लिए आपको दो ईंटों के बीच में एक पतली पट्टी, लोहे की जो पट्टी है उसको क्या करना, दो ईंटों के बीच में दबाकर रख देना, ठीक है, दबाकर रख देना है। यदि आपको स्टैंड ना मिले तो आप छड़ के एक सिरे को ईंट के बीच में दबाकर रख सकते हैं, ठीक है, एक सिरे को ईंट के बीच में दबाकर रख सकते। जब अब क्या करना है, अब छड़ के दूसरे सिरे को गर्म करने के लिए ध्यानपूर्वक रख देना है। क्या करना है, गर्म करने के लिए दूसरे सिरे को क्या करेंगे, गर्म करने के लिए रख देंगे। आपको पता है मोम के टुकड़ा क्या होता है, टुकड़ों का क्या होता है, जैसे हम बस छड़ की दूसरी जो पट्टी, छड़ की जो दूसरी सिरा उसको गर्म करने के लिए रखते हैं, तो मोम के टुकड़ा क्या होता है, क्या ये टुकड़े गिरना आराम कर देते हैं। आपको बता दें, जो गिरना आराम करते, कौन सा टुकड़ा सबसे पहले गिरना आराम करेगा, ठीक है।
कौन सा टुकड़ा सबसे पहले आप क्या क्या आप सोचते हैं कि ऊष्मा ज्वाला के सबसे निकट के सिर से दूसरे सिर की ओर स्थानांतरित होगी? जैसे आप सोचते होंगे बच्चों कि हमने क्या किया था, जो पट्टी थी, लोहे की पट्टी, उसको हम उसका जो पहला सिरा था उसको हमने मोमबत्ती से गर्म करने के लिए छोड़ रख दिया था। जो उसमें मोमबत्ती पर जो लोहे की छड़ पर जो मोम चिपकाया गया था, वो जो पहला ही मोम पिघलेगा, उसके जो अगले अगल-बगल हैं जो मोमबत्ती लाइन से जो लगे हैं वो नहीं पिघलेंगे। तो आपने सोचा कि एक सिरे से दूसरे सिरे को रास्ता दे, आपको बता दें कि ज्वाला के सबसे निकट के सिरे से दूसरे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है। आपको बता दें वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है उसे चालन कहलाती है। आपको पता है ऊष्मा क्या होती है? ऊष्मा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर स्थानांतरित, जैसे आपको पता है, जैसे हम छड़ पे जो मोम चिपकाए थे और छड़ के जो स्टार्टिंग सिरा था उसको हम गर्म करने के लिए मोम रख दिए, मोमबत्ती जला दिए थे। जैसे आपको पता है कि जैसे-जैसे वो छड़ गर्म होता जाएगा, जो छड़ होता गर्म होता जाएगा, तो आपको पता है कि जो ऊष्मा होती है वो संचारित होती रहती है। जैसे जो मोम का पहला सिरा होगा, नहीं, जो पतली जो छड़ होगा उसका जो पहला सिरा वो मोमबत्ती से गर्म करने के बाद जहाँ पे छड़ गर्म होती होगी, तो आपको पता है कि जो छड़ का अगला सिरा होगा वो ठंडा होगा। तो आपको पता है कि जो छड़ होता है वो जो ऊष्मा होती है वो गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर स्थानांतरित होती है। को चालन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? चालन कहते हैं। वो प्रक्रम जिसमें ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है उसे हम चालन कहते हैं। आपको पता है कि ठोस में ऊष्मा प्राय चालन के प्रक्रम द्वारा स्थानांतरित होती है। क्या होता है? ठोस वस्तु में ऊष्मा कैसी होती है? चालन परीक्षण कैसा? एक ठोस है। एल्युमिनियम की जो पतली पट्टी थी वो कैसी है? ठोस है। ठीक है। क्या सभी पदार्थों में ऊष्मा का चालन आसानी से हो जाता है? आपने सोचा है ये तो ठोस में चालन विधि से ऊष्मा हस्तांतरित होती है। क्या सभी पदार्थों में ऊष्मा का चालन आसानी से हो जाता है? हो जाता है। आपने अवश्य देखा होगा कि खाना पकाने के लिए उपयोग किए जाने वाले धातु के बर्तन प्लास्टिक या लकड़ी के हत्थी लगे होते हैं। आपको बता दें बच्चों, जो खाना पकाने वाली वस्तु होती है, आपने देखा होगा घरों में बहुत से आजकल के बर्तन हैं जो बर्तनों में जो प्लास्टिक के लकड़ी के हत्थे लगे होते हैं। जैसे हम पकाने वाले बर्तन को आसानी से हटा लेते हैं, पकड़ लेते हैं, ठीक, उसके उठाने के लिए कपड़े की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर जिसमें न लगा होता है लकड़ी के हत्थे या प्लास्टिक के, तो हम उसको कपड़े से पकड़ कर उस बर्तन को हटाते हैं। ठीक है। और क्या करते हैं, आपने ऐसे देखा होगा कि माँ खाना पकाने के लिए उपयोग किए जाने वाले धातु के बर्तन प्लास्टिक और लकड़ी के हत्थे लगी होती है। क्या क्या आप किसी तप्त बर्तन को हत्थी से पकड़कर बिना हाथ जला उठा सकते हैं? आपको बता दें कि हाथी से पकड़ बिना हाथ जला उठा, उसके पहले क्रियाकलाप किसी छोटे बर्तन या बीकर में गर्म पानी लेना है। आपको बता दें बच्चों क्या करना है, आपको एक छोटा सा बर्तन लेना, चाहे बीकर लेना, उसमें क्या है, गर्म पानी लेना। कुछ वस्तुएं जैसे इस्पात की चम्मच, प्लास्टिक का स्केल का, पेंसिल का विभाजन एकत्र करना। इन सभी वस्तुओं को एक एक सिरे को गर्म पानी में बुझाइए। वो बता दें कि लेना है, और अब इस वस्तुओं को एक सिरे को गर्म गर्म पानी में डुबोना है। ठीक है। कुछ देर प्रतीक्षा करने के बाद दूसरी सिरे को भी छू कर देखिए। ठीक है। प्रेशर कर लिखना है। ठीक है। जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से जाने देती है उसमें ऊष्मा का चालक होता है। और उन्हें के उदाहरण है, जैसे जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से जाने देते उसको क्या कहते हैं? उस चालक कहते हैं। ठीक है। चालक, ऊष्मा का चालक कहते हैं। और इनके उदाहरण क्या होते हैं? एल्युमिनियम होता है, आयरन होता है, कॉपर होता है। जो पदार्थ ऊष्मा से होकर आसानी से नहीं जाने देते ऊष्मा के कुचालक होते हैं। ठीक है। आपने सुचालक और चालक के बारे में पढ़ा होगा, कुचालक के बारे में। जो पदार्थ जैसे लकड़ी क्या है, ऊष्मा का कुचालक, वो अपने से होकर ऊष्मा को स्थानांतरित नहीं होने देती। ठीक है। लकड़ी क्या है? ऊष्मा का कुचालक होता है। जैसे आपको दिखाया गया है कि यहाँ पे पेंसिल लिया गया है, जो हमारी प्लास्टिक इस लकड़ी के जो लोहे की स्टील होती है वो लिए गए, चम्मच लिया गया, ये सब इसमें से कौन सा उसमें का चालक है और जो कौन उसमें चालक है उसके बारे में लिखा है। जैसे आपको बता देगा जो प्लास्टिक या तथा लकड़ी के होते हैं उसमें के कुचालक होते हैं। जैसे कुचालक को ऊष्मारोधी भी करते हैं। आपको बता दें कुचालक को ऊष्मारोधी में जो क्या आता है, ऊष्मा को रोकने का कार्य करते हैं। कौन? उस चालक कुचालक करते हैं। ठीक है। जल तथा वायु ऊष्मा के कुचालक है। आपको बता दें जल तथा वायु ऊष्मा के कुचालक है। तब इन पदार्थों में ऊष्मा का हस्तांतरण कैसा होता है? आपको पता है बच्चों कि जो जल हो और एयर है क्या ऊष्मा का कुचालक होते हैं। आपको पता है बच्चों कि जो जल है, जल और तथा वायु क्या है ऊष्मा के कुचालक। तब इन पदार्थों में ऊष्मा का हस्तांतरण कैसे होता है?
आइए इसका पता लगाते हैं। आपको बता दें कि गोल गेंद का एक फ्लास्क लेना है। क्या करना है? गोल गेंद का एक फ्लास्क लेना है। जैसे ये दिया गया गोल गेंद का एक फ्लास्क है, यदि फ्लास्क उपलब्ध न हो तो बीकर भी लिया जा सकता है, ठीक है। इसके इसके जल से 2/3 भरिए। आपको बता दें जो जल है उसका 2/3 भर देना है, बीकर को 2/3 भर देना है। किसी किसी पिताई पर रख देना है, किसी पिताई स्टैंड पर तिपाई पर क्या रख देना है गर्म कर। फ्लास्क को रखने में कोई ऐसा प्रबंध कीजिए जिससे आप इसके नीचे एक मोमबत्ती रख सकते हैं। ऐसा प्रबंध करना है जैसे आप इसके नीचे क्या मोमबत्ती रख सकते हैं। मोमबत्ती रखकर इसे गर्म कर सकते हैं, ठीक है। फ्लास्क में जल के स्थिर होने की प्रतीक्षा करना। कि आपको बता दें कि फ्लास्क में जल के स्थिर होने की प्रतीक्षा करना। एक स्ट्रा की सहायता से फ्लास्क के पेंदे पर पोटेशियम परमैंगनेट का एक क्रिस्टल धीरे से रखिए। आपको बता दें फ्लास्क के स्ट्रा की सहायता से फ्लास्क के पेंदे पर पोटेशियम परमैंगनेट एक क्रिस्टल धीरे से रखना होगा। था अब क्या होता है, क्रिस्टल के ठीक नीचे मोमबत्ती जल को गर्म करना। आपको बता दें क्रिस्टल के ठीक नीचे मोमबत्ती जलाकर जल को क्या गर्म करना। देखना एक बीकर लिया है, ये बीकर है हमारा। बीकर को हमने ऐसे स्टैंड पर रखा है जिससे नीचे मोमबत्ती रखी जाती है और उसमें क्या है पोटेशियम मैग्नेट जल को गर्म एक जल कर लिया है आप 2/3। उसमें एक स्ट्रॉ की सहायता से फ्लास्क के पेड़े में पोटेशियम परमैंगनेट एक क्रिस्टल रखना, जहां वो मोमबत्ती को जलाकर जल को गर्म करना, ठीक है। आपको बताते कि प्रेक्षणों के अपने प्रेक्षणों को नोट देखना है और देख के लिखना है। कुछ कुछ आपने देखा उसका चित्र भी बनाना, ठीक है। आपको बता दें कि बच्चों कि जल को गर्म करते हैं तो ज्वाला के पास का जल गर्म हो जाता है। जो जल को हम गर्म करते हैं बच्चों, तो जो ज्वाला जहाँ तक आँच पहुँचती है वहाँ तक ही गर्म क्या होता है, गर्म जल क्या होती है, गर्म हो जाती है। गर्म जल को ऊपर उठता है, गर्म जल क्या ऊपर उठता है। इस गर्म जल के आसपास का ठंडा जल उसका स्थान ले लेता है। आपको बता दें जैसे जैसे गर्म क्या होता है, गर्म जल ऊपर उठता है, इस स्थान के गर्म जल आपस में आसपास को ठंडा जल में उनका स्थान घेर लेते हैं। क्या होता है, स्थान के लिए लेने के लिए आ जाता है। फिर यह जल भी गर्म होकर ऊपर उठता है। आपको बता दें फिर यह जल क्या होता है, गर्म होकर ऊपर उठता है तथा आसपास से जल फिर इस स्थान पर आ जाता है। आपको बता दें जैसे ही ऊपर उठता है इसका जो आसपास का जो पदार्थ जो आसपास के जल होते हैं फिर इसका स्थान ले लेते हैं। यह प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक कि सारा जल गर्म न हो सके तथा ऊष्मा हस्तांतरण इस विधि को संवहन कहते हैं। क्या संवहन कहते हैं। आपको बता दें बच्चों एक बीकर को जैसे ही हम जल से भरते हैं जैसे ही ये बीकर है और इस बीकर को जल को हम यहाँ पे मोमबत्ती से गर्म करते हैं। क्या करते हैं जैसे ये जल यहाँ पे जो पानी है ये ऊपर की तरफ उठता है तो ये आसपास के जितने भी जल होते हैं क्या होते हैं इसका स्थान लेते, ये भी ऊपर की तरफ उबलने लगते हैं। जैसे ही ये उबलना ऊपर जाते हैं इधर के जो पानी होते हैं ये यहाँ पर आ जाते हैं, ये भी क्या उबलने लगते हैं, ठीक है। जैसे ऊष्मा के हस्तांतरण की इस विधि को हम संवहन कहते हैं। क्या कहते हैं ऊष्मा के हस्तांतरण विधि को संवहन कहते हैं। वायु में ऊष्मा का हस्तांतरण इस प्रकार होता है। आपको बता दें जो हमारा वायु में जो एयर है उसमें ऊष्मा का हस्तांतरण किस प्रकार होता है। इस पर धुआं किस दिशा में जाता है। आपको बता दें धुआं किस दिशा में जाता है। ऊष्मा स्रोत के आसपास की वायु गर्म होकर ऊपर उठती जाती है। आपको बता दें जो ऊष्मा है स्रोत के आसपास की जो वायु होती है ना, जो ऊष्मा के आसपास जो एयर होती है ऊपर की तरफ उठती जाती है। इस प्रकार यह वायु गर्म हो जाती है। आपको बता दें इस प्रकार यह वायु क्या होती है गर्म हो जाती है और यह प्रक्रिया चलती रहती है। आपको बताते एक क्रियाकलाप करते हैं, ठीक है। एक मोमबत्ती जलाना है अपने आपको एक हाथ को ज्वाला के ऊपर रख तो दूसरे हाथ को ज्वाला के पास में रखे। आपको देखे होंगे बच्चों, आपको क्या करना है एक मोमबत्ती जलाना और अपना एक हाथ को ज्वाला के ऊपर रखना है। अपने ऊपर रखना जैसे ये मोमबत्ती है ये आपका हैंड है, ठीक है। इसके ऊपर रख देते हैं, इसके ऊपर रखते हैं और जो दूसरे हाथ को ज्वाला के पास यहाँ पर रखते हैं। क्या करते हैं यहाँ पर रखते हैं ये मोमबत्ती दूसरी ज्वाला के पास रखते हैं। तो क्या आपके दोनों हाथ समान गर्मी करते हैं। आपको जैसे ही रखते थे क्या दोनों हाथ आपको क्या करना है एक मोमबत्ती लेना, मोमबत्ती के ऊपर अपने हाथ मोमबत्ती को जलाकर अपना एक हाथ ज्वाला मोमबत्ती के ऊपर और दूसरा हाथ उसके साइड में रख देना, ठीक नहीं। क्या ये आप हम लोग दोनों हाथ आपके एक समान गर्म होते
यदि नहीं तो कौन सा हाथ अधिक गर्म होगा, अनुभव कर ऐसा आपको करना। ठीक है, ऐसा क्यों होता है उसके बारे में बताना आपको। जैसे दिखाया गया उस वायु में ऊष्मा का हस्तांतरण संवहन द्वारा होता है। जैसे आपको बताया सावधान अपने हाथों को ज्वाला को सुरक्षित दूरी पर रखिए जिससे वो जले नहीं। ठीक है, ऐसा करने से पहले बच्चों आपको अपने हाथों को थोड़ा दूरी पर रखना है। या ध्यान दीजिए कि ऊपर की ओर वायु के संवहन द्वारा गर्म होता है। आपको बता दें ऊपर की ओर जो वायु होता है वो संवहन विधि द्वारा गर्म होता है, इसलिए ज्वाला ऊपर का हाथ इस ज्वाला से ऊपर का हाथ गर्मी का अनुभव करता है यदि पार्श्व में वायु संवहन द्वारा गर्म नहीं हो पाते। आपको बता दें कि जो पार्श्व की जो हाथ होती है कि हाथ वायु संवहन द्वारा गर्म नहीं हो पाते, इसलिए यह वायु लौ के रूप में वायु जैसी गर्म नहीं होती। आपको बता दें इसलिए जो वायु होती है लौ के ऊपर की वायु गर्म नहीं लगती है। ठीक है, तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों एक मनोरंजक परिघटना अनुभव करता है। को बता दें जितने भी तटीय क्षेत्र समुद्री किनारे रहने वाले लोग होते हैं उनके बारे में एक मनोरंजन परिघटना का अनुभव करते हैं। चलिए बच्चों, दिन के समय स्थल आपको बता दें दिन के समय धरती तथा स्थल जल की अपेक्षा शीघ्र गर्म हो जाता है। आपको बता दें दो दिन का समय होता है, स्थल क्या होता है जल की अपेक्षा शीघ्र गर्म हो जाता है। जल की अपेक्षा शीघ्र गर्म हो जाता है और जल स्थल के ऊपर की वायु गर्म होकर ऊपर उठती है। आपको बता दें जैसे स्थल के ऊपर जो गर्म हो जाता है वो स्थल की जो वायु होती है गर्म होकर ऊपर उठती है। इसका स्थान लेने के लिए समुद्र की ओर ठंडी वायु स्थल की ओर बहती है। आपको बता दें इसका स्थान लेने के लिए जो ठंडी वायु होती है वो समुद्र की ओर बहती है। जो इसका स्थान लेने समुद्र की ओर से ठंडी वायु स्थल की ओर बहती है। चक्र को पूरा करने के लिए स्थल की ओर से गर्म वायु समुद्र की ओर बह जाती है। आपको बता दें चक्र को पूरा करने के लिए स्थल की ओर से गर्म वायु समुद्र की ओर बह जाती है। समुद्र की ओर से आने वाली वायु को समुद्री समीर कहते हैं। ठीक है ना, क्या कहते हैं समुद्री समीर कहते हैं। जैसे तटीय क्षेत्र एक दिन के समय आपको बता दें तटीय क्षेत्र में दिन के समय जो स्थल होता है जल की अपेक्षा शीघ्र गर्म हो जाता है। जो स्थल होता है जल की अपेक्षा शीघ्र गर्म हो जाता है। सतह जो स्थल के ऊपर की जो वायु होती है स्थल के ऊपर की जो ऑक्सीजन एयर होती है वो गर्म को ऊपर उड़ती है। इसके स्थान के लेने के लिए कि मेंटेन करने के लिए समुद्र की ओर से ठंडी वायु होती है स्थल की ओर बहती है। समुद्र की ओर से जो ठंडी वायु होती है स्थल की ओर बहती है। आपको बताएं चक्र को पूरा करने के लिए स्थल की ओर से गर्म वायु समुद्र की ओर बह जाती है। आपको बताएं समुद्र की ओर से बहने वाली वायु को समुद्र से समीर कहते हैं। कहते हैं समुद्री समीर कहते हैं। जैसे आपको पता है कि जैसे हमको समुद्री समीर में क्या बताया कि जैसे ही धूप समुद्री तटीय क्षेत्र में स्थल पर पड़ता है तो ये क्या होती है जो ऊपर की ऑक्सीजन होती है यहाँ पे गर्म होने लगती है। गर्म होता है समुद्र क्या होता है ठंडा होता है। समुद्र क्या होता है जो समुद्र की वायु होती है समुद्र की जो वायु होती है ठंडी वायु समुद्र की जितनी भी वायु होती है ये ऑक्सीजन होती है क्या होता है गर्म की तरफ चली जाती है। ठीक है, इधर चली जाती है और थर्ड समीर में क्या होता है कि रात के समय में क्या होता है हमारी टेम्परेचर कम होती जाती है। इससे हमारा जो स्थल होता है वो ठंडा होता जाता है। क्या होता है ठंडा होता जाता है और समुद्र क्या होता है गर्म होता है। उस समय जो हमारी ठंडी वायु होती है समुद्र की तरफ से चलने लगती है। क्या होता है ठंडी वायु समुद्र की तरफ चलने लगती है। यह थर्ड समीर कहलाती है। इस परिघटना को दर्शाता है जब हम धूप में खड़े होते हैं तो हम गर्माहट अनुभव करते हैं। जैसे आपको पता है बच्चों जैसे हम धूप में खड़े होते हैं तो हमें क्या होता है गर्माहट का अनुभव करते हैं। सूर्य से हम तक ऊष्मा कैसे पहुंचती है यह चालन अथवा संवहन द्वारा हम तक नहीं पहुंच सकती। आपको बता दें कि चालन अथवा संवहन प्रक्रिया द्वारा हम तक नहीं पहुंच पाती है क्योंकि इन दोनों प्रक्रमों में ऊष्मा का हस्तांतरण एक के लिए माध्यम की आवश्यकता। आपको बता दें इन तीनों प्रक्रम में ऊष्मा के हस्तांतरण के लिए क्या होता है माध्यम की आवश्यकता होती है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम से ऊष्मा का जो चालन होता है वो संवहन या चालन विधि द्वारा होता है। ठीक है, आपको बता चूंकि पृथ्वी तथा सूर्य के बीच में अधिकांश स्थान में कोई माध्यम जैसे वायु नहीं है वायु नहीं है अतः सूर्य से हम तक ऊष्मा एक से अन्य प्रक्रम द्वारा आती है जिसे हम विकिरण कहते हैं। आपको बता दें शून्य से माध्यम जैसे वायु नहीं है अतः उससे सूर्य से हम तक ऊष्मा एक से अधिक प्रक्रम द्वारा आती है जिसे हम विकिरण कहते हैं। विकिरण द्वारा ऊष्मा के हस्तांतरण में किसी माध्यम
जैसे वायु अथवा जल की आवश्यकता नहीं पड़ता। आपको पता है जो विकिरण जो होता है उष्मा के जो उष्मा द्वारा विकिरण के द्वारा जो उष्मा का हस्तांतरण होता है उसमें क्या होता है बच्चों, उसमें क्या होता है कि उसमें उष्मा के माध्यम के किसी भी उष्मा हस्तांतरण के माध्यम की आवश्यकता जैसे जल वायु की आवश्यकता नहीं पड़ती है। माध्यम को तो माध्यम विद्यमान हो या न हो विकिरण द्वारा उष्मा का हस्तांतरण हो सकता है। बता दें माध्यम विद्यमान हो या न हो विकिरण द्वारा उष्मा का हस्तांतरण हो सकता है जब हम किसी जब हम किसी तापक के सामने बैठते हैं, जब हम किसी तापक के सामने बैठते हैं तो हमें इस प्रक्रम द्वारा उष्मा प्राप्त होती है। ज्वाला से हटाकर रखा कोई गर्म वस्तु, आपको बता दें ज्वाला से हटाकर रखा कोई गर्म बर्तन ठंडा होते समय अपनी कुछ ऊष्मा विकिरण द्वारा परिवेश में हस्तांतरित करता है। परिवेश में हस्तांतरित करता है। हमारा जो शरीर विकिरण द्वारा ही परिवेश को ऊष्मा देता है। बता दें हमारा जो शरीर है विकिरण द्वारा ऊष्मा का परिवेश देता है तथा उसमें ऊष्मा ग्रहण कर लेता है। क्या होता है उसमें ऊष्मा ग्रहण कर, जैसे आपको पता है बच्चों जैसे हम खाना पकाने के लिए कढ़ाई को गर्म करते हैं, अगर जैसे हमारा खाना पक जाता है कढ़ाई को हम नीचे ज़मीन पर जब रख देते हैं तो क्या होता है जो हमारी आसपास की जो ज़मीन होती है बच्चों वो क्या होती है धीरे धीरे परिवेश को धीरे धीरे क्या होती है गर्म हो जाती है। क्या गर्म हो जाती है तब वो पता है कि कोई बर्तन ठंडा होते से अपनी कुछ ऊष्मा विकिरण द्वारा परिवेश को आता है। आपको विकिरण द्वारा ही जो यहाँ पे क्या होती है पूरे परिवेश के गर्म हो जाती है, धीरे धीरे गर्म होती है ऊष्मा। हमारा शरीर के द्वारा भी जो हमारा शरीर भी है विकिरण द्वारा ही ऊष्मा को उस परिवेश ऊष्मा को देता है, उससे ऊष्मा ग्रहण करता है। ठीक है, सभी गर्म पिंड विकिरणों के रूप में ऊष्मा वितरण करता है। आपको बता दें जितने भी गर्म पिंड होते हैं विकिरण के रूप में ऊष्मा वितरित करते हैं। जब ये ऊष्मा विकिरण किसी अन्य वस्तु से टकराते हैं, आपको बताते हैं जब ये ऊष्मा विकिरण के किसी अन्य वस्तु से टकराते हैं तो इनका कुछ भाग परिवर्तित हो जाता है। आपको बता दें टकराते हैं तो इनका कुछ भाग क्या होता है परिवर्तित हो जाता है, कुछ भाग अवशोषित हो जाते हैं। आपको बता दें कुछ भाग परिवर्तित हो जाए और कुछ भाग, आपको बता दें जब ये ऊष्मा विकिरण के किसी अन्य वस्तु से टकराते हैं तो इसका कुछ भाग परिवर्तित हो जाता है, कुछ भाग अवशोषित हो जाता है। अवशोषित हो जाता है तो कुछ भाग परागत हो जाता है, तो ऊष्मा को अवशोषित भाग के कारण वस्तु का ताप बढ़ जाता है। आपको बता दें ऊष्मा के अवशोषित के कारण उस ताप का वस्तु का ताप बढ़ जाता है, वस्तु का ताप बढ़ जाता है। धूप में बाहर जाते समय आपको छाते का उपयोग करने का परामर्श क्यों दिया जाता है? आपको बता दें कि धूप में हम बाहर जाते हैं जैसे ही हमको छाते कहा जाता है कि छाता लेकर जाओ। ठीक है, अब हमारा अगला टॉपिक सर्दियों तथा गर्मियों में पहनने वाले वस्त्रों के बारे में पढ़ेंगे। आपको बता दें कि अब हमारा अगला टॉपिक सर्दियों तथा गर्मियों में पहनने वाले वस्त्रों के बारे में पढ़ेंगे। आप जानते हैं कि गर्मी में हमें केवल हल्के रंग के वस्त्रों को पहनने की वरीयता देते हैं। क्या कहते हैं कि आपको कहा जाता है बच्चों की गर्मियों में केवल हल्के रंग के कपड़ों को पहनना है। ठीक है, तथा सर्दियों में हमें गहरे रंग के कपड़े पहनना पसंद करते हैं। ऐसा क्यों, इसका पता लगाइए बच्चों कि हमें क्यों गर्मियों में हम गाढ़े रंग के वस्त्र पहनने चाहिए और ठंडियों में हमें गाढ़े रंग का वस्त्र पहनना चाहिए, गर्मियों में हमें हल्के रंग का वस्त्र पहनना चाहिए। क्यों पहनना चाहिए इसके बारे में थोड़ा बताइए। हमें क्यों ठंडियों में गहरे रंग के वस्त्र और गर्मियों में हल्के रंग के वस्त्र पहनना चाहिए, इसको जानने से पहले क्रियाकलाप समझते हैं। 3.10 में कहा गया है कि टीन में एक जैसे 2 डिब्बे लेना है। आपको बताया टीन के एक जैसे 2 डिब्बे लेना है। इनमें से एक के बाहरी पृष्ठ पर काला तथा दूसरे पर बाहरी पृष्ठ पर सफेद का पेंट करना। आपको क्या करना है बच्चों, 2 टीन का डब्बा लेना है। एक को बाहरी पृष्ठ जो होता है उसके ऊपरी जो बाहरी पृष्ठ होती है डिब्बे की उसको काले रंग से पेंट करना, दूसरे को सफेद रंग से पेंट करना। ठीक है, दोनों डिब्बों के बराबर मात्रा में जल भरकर रखना। जैसे फिगर में दिखाया दोनों डिब्बों में बराबर मात्रा में जल भरिए, उन्हें दोपहर के समय लगभग 1 घंटे के लिए धूप में रख देना है। क्या करना, दोपहर के समय आपको 1 घंटे के लिए धूप में रख देना। दोनों डिब्बों में भरे जल का ताप को मापना है। दोनों डिब्बों में भरे जल का ताप को मापना है। क्या आप दोनों के ताप में कुछ परिवर्तन अंतर आता है, आपको पता करना बचे कि दोनों का जो टेम्परेचर है दोनों का टेम्परेचर समान है या डिफरेंट है। ठीक है, उसको देखना है। जल अधिक गर्म है या केवल जल को छू कर भी आप दोनों ताप के अंतर का अनुभव कर सकते हैं। ठीक है, अब क्रियाकलाप 3.11 में देखते हैं कि क्रियाकलाप 3.10 का उपयोग किए गए दोनों डिब्बों में इन दोनों में समान मात्रा में समान ताप लगभग 60 डिग्री सेल्सियस पर गर्म जल भरिए। आपको बता दें कि इन दोनों में समान मात्रा में
समान ताप पर 60 डिग्री सेल्सियस पर गर्म जल भरना है। दोनों डिब्बों में किसी कमरे में अथवा छाया में रखना है। क्या करना है? 10 से 15 मिनट पश्चात प्रत्येक डिब्बे के जल का ताप ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या दोनों डिब्बों में जल का तापमान समान है या कम है? आपको बता दें कि 10.10 और 3.10 में जो उपयोग किए गए दोनों डिब्बे थे, उनको क्या करना है? दोनों में समान मात्रा में समान टेम्परेचर पर गर्म जल भरना है। क्या करना है? गर्म जल भरना। दोनों डिब्बों में किसी कमरे में अथवा छाया में 10 या 15 मिनट के लिए प्रत्येक डिब्बे के जल का ताप रख देना और प्रत्येक डिब्बे का जो जल का ताप है उसको ज्ञात करना। ठीक है, क्या दोनों डिब्बों में जल का ताप समान दर से कम है? क्या इन क्रियाकलापों से आप यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि गर्मियों में सफेद या हल्के रंग के वस्त्र तथा सर्दियों में गर्म रंग के वस्त्र पहनना होता है। बता दें इन क्रियाकलापों से आप यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं बच्चों कि गर्मियों में सफेद तथा हल्के रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। सर्दियों में गहरे रंग के वस्त्र अधिक आरामदायक क्यों प्रतीत होते? गहरे रंग के पृष्ठ अपेक्षाकृत अधिक ऊष्मा को अवशोषित करते हैं। आपको बता दें बच्चों कि जो गहरा रंग होता है वो क्या करता है? गहरे रंग का जो पृष्ठ होता है अपेक्षाकृत अधिक गर्म अवशोषित करता है। इसीलिए सर्दियों में हमें गहरे रंग के वस्त्र पहनना हमें सुखद लगता है। जैसे ही अधिक ऊष्मा अवशोषित करे, जैसे ही सूर्य से अधिक ऊष्मा हमारे शरीर पर पड़ेगी तो हमें गर्मी की अनुभव होगी। ठीक है, इसीलिए हम काले, जैसे आपको जो हम लोग प्रैक्टिकल किए थे, काले जो बर्तन था, 2 बर्तन लिए थे जिसको हम काले रंग से पेंट किए, तो वो जो होगा उसको गर्म करने के लिए अधिक ऊष्मा वो जल्दी से गर्म हो जाएगी, क्योंकि वो काला वस्तु जल्दी ऊष्मा को ऑब्जर्व करता है। क्या करता है? ऑब्जर्व करता है। लेकिन वहीं पे ठंडी पात्र, जो सफ़ेद पात्र वाला जो वस्तु था, सफ़ेद पात्र वाला जल था, वो जल्दी गर्म नहीं होगा। ठीक है, इसलिए हम सर्दियों में गहरे रंग के वस्त्रों को पहनने के लिए आरामदायक पड़ते, तो इसलिए हमें कहा जाता है कि आप गहरे रंग के वस्त्र सर्दियों में पहने। ठीक है, हल्के रंग के कपड़े ऊष्मीय विकिरण को अधिकांश मात्रा में उत्सर्जित कर देते हैं। क्या कहते हैं? हल्के रंग के जो वस्त्र होते हैं वो अधिकांश मात्रा में ऊष्मीय विकिरण को अधिकांश मात्रा में क्या हल्के रंग के जो वस्त्र अधिकांश मात्रा में ऊष्मा के विकिरण को परिवर्तित कर देते हैं, वापस सीधे। इसलिए गर्मियों में हमें हल्के रंग के वस्त्र अधिक आरामदायक देते हैं। आपको पता है कि हम अपने घरों को ठंडा या गर्म रखने के लिए कोयले या लकड़ी के ईंधन का विद्युत का उपयोग करते हैं। आपको पता है कि हम अपने घरों में ठंडा या गर्म रखने के लिए कोयले गर्म करने के लिए गर्मियों ठंडियों के दिनों में हम कोयले या लकड़ी के ईंधन का उपयोग करते हैं। क्या ऐसे भवन बनाना संभव है? आपको बता दें क्या ऐसे भवन को बनाना संभव है जिन पर बाहर की गर्मी या सर्दी का कोई प्रभाव न पड़े? आपको बता दें कि ऐसा घर बनाना हमें संभव है कि जिन पर बाहर की गर्मी या सर्दी का कोई प्रभाव न पड़े। भवन की बाहरी दीवार को यदि ऐसा बनाया जाए कि उसके बीच में वायु की एक परत बंद हो जाए। आपको बता दें उसके बीच में जो वायु है, जो ऑक्सीजन, उसकी एक परत बंद हो जाए, तो ऐसा संभव किया जा सकता है कि ऐसा करने की एक विधि है भवन निर्माण में खोखले ईंटों का उपयोग किया जाए जो कि आजकल उपलब्ध है। भवन के निर्माण में खोखली ईंटों का उपयोग किया जाए जो कि आजकल उपलब्ध है। ठीक है, सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमें उष्णताएं बनाए रखते हैं, गर्म बनाए रखते हैं। क्यों बनाए रखते हैं? आपको सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमें उष्ण बनाए रखते हैं। क्यों बनाए रखते हैं? उसके बारे में आपको बताते बच्चों को। सर्दियों में हम ऊनी वस्त्र पहनते हैं जो हमें ऊन क्या होता है? उष्मा रोधी होते क्या होते हैं? जो सर्दियों में हम ऊनी वस्त्र पहनते हैं, क्या करते हैं? ऊन क्या करते हैं? ऊन उष्मा रोधी का कार्य करते हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त ऊन के रेशों के बीच में वायु फंसी रहती है। आपको बता दें उनके जो रेशे होते हैं उनके बीच में क्या होता है? वायु जो हमारी फंस जाती है। यह वायु हमारे शरीर की उष्मा को ठंड परिवेश को विकृत होने से रोकती है। आपको बता दें जो यह वायु होती है हमारे जो शरीर की जो उष्मा होती है उसको ठंड में प्रवेश करने से रोकती है, विकृत होने से रोकती है, अतः हमें उष्णता का अनुभव कराती है। ठीक है, आपको मान लीजिए कि सर्दियों में आपका एक मोटा कंबल अथवा एक के ऊपर एक जुड़े 2 पतले कम्बलों में से किसी एक का चुनाव करके उपयोग करने की छूट दी जाए तो आप इनमें से किसे चुनेंगे?
और क्या याद रखिए, दो कमरों के बीच वाई की एक परत विद्यमान होती है। आपको बता दें कि याद रखिए, दो कमरों के बीच में एक वाई की परत क्या विद्यमान होती है। जैसे आपको कहा जाए बच्चों कि आप एक कंबल ओढ़, एक मोटा कंबल ओढ़ कर सो जाइए, एक मोटा कंबल ओढ़ के सो जाइए। अब दूसरे को कहा जाए कि आप एक के ऊपर दो कंबल, मतलब दो कंबल को साट कर सो जाइए। तो आपको उसमें से अच्छा कौन सा हुआ उसके बारे में बताना है आपको। तो आपको बता दें कि बच्चों को जो दो कंबल में क्या होता है कि दो कमलों के बीच में एक कंबल ओढ़ने की अपेक्षा दो कंबल, आप एक मोटा कंबल ओढ़ने की अपेक्षा दो कंबल साट कर ओढ़ लें तो आपको अधिक गर्मी महसूस होगी। क्योंकि उसमें जो परत होती है वो क्या ऊष्मा रोधन के काम करती है। ठीक है, तो दो कमरे के बीच में वायु की एक परत विद्यमान होती है, जिससे क्या ऊष्मा का जो ऊष्मा होता है वो वितरण नहीं होता है। ठीक है, ऊष्मा का वितरण नहीं हो पाता। इससे में क्या होता है, आपको सुझाव दिया जाता है कि आप एक मोटे कम्बल की अपेक्षा दो कम्बल ओढ़ना पसंद करेंगे। ठीक है, आपको वीडियो कैसी लगी बच्चों, आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको पता है उष्मा से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आपके मन में डाउट हो, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख कर पूछ सकते हैं। या आपको वीडियो अच्छी लगी या वीडियो में कुछ समझ नहीं आया हो तो आप उसको भी कमेंट बॉक्स में लिख कर बता सकते हैं प्लीज़।